हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम अकेडमी फिजिक्स। बच्चों, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ही पढ़ेंगे, बट हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपको लेंस मिले, ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई एक ऐसा मीडियम। देखो, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, फिर आप इसको थोड़ा विजुलाइज कर पाओगे। मान लो कि कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है बच्चों, और यहाँ पर एक ऐसा सरफेस है जैसा कि मैंने बनाया है यहाँ पर कुछ ऐसा। अब इस सरफेस को आप लेंस नहीं बोल सकते, ठीक है। एक सरफेस आप नो डाउट कर्वी है, लेकिन एक बहुत बड़ा हमने कोई मीडियम कंसिडर कर लिया। मान लो ये ग्लास है, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक इसको नाम दूंगा कि ये क्या, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके अंदर लाइट कहीं ना कहीं एंटर होगी। तो मुझे ये सब बिहेवियर समझना है, और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर सीबीएसई ने 3 नंबर के क्वेश्चन कई बार दिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी होंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला भी होगा इसी से। तो एक हेडिंग दो जरा आज, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। और आज हम पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस पढ़ेंगे, कन्वेक्स, ठीक है। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब कुछ अजम्पशंस हम लेकर चल रहे हैं, क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और कहां पर पड़ा है वो, प्रेजेंट एट प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी अजम्पशन, जो लाइट रेज है वो बहुत छोटा एंगल बनाएगी, स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन। यानी कि मैं साइन आई को नियरली इक्वल टू वाई भी यूज कर पाऊंगा, क्योंकि एंगल लेस देन 10 डिग्री होगा, और साइन आर को मैं नियरली इक्वल टू आर भी लिखूंगा, ठीक है। तो ये 2 छोटी सी एजम्पशंस हम लेकर चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मेन हम रिजल्ट पर आते हैं बच्चों, सीधा रिजल्ट मतलब डायग्राम पर आते हैं। तो कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और उसमें भी फर्दर एक सब हेडिंग है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, और इमेज इज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। मैं देखो जितने भी केसेस कराऊंगा, सभी का जो करने का तरीका होगा बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। तो देखते रहो। सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो बच्चों, ठीक है। चाहो तो अब यहां पर एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखा दो ऐसे, ठीक है। इस कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लो, और जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसको n1, क्योंकि यहां पर n2 ग्रेटर देन n1 लेकर चलूंगा मैं, तभी बोलूंगा ना कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में, और जो इमेज जो लाइट जा रही है वो डेंसर मीडियम में जा रही है। क्योंकि आपको ये बात पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी डेंसर मीडियम का ज़्यादा होता है और रेयर मीडियम का कम होता है। अब मैंने यहाँ पर कहीं बेटा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो यहाँ पर कहीं पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे रहा हूँ मैं O, ठीक है। और मान लो इसकी जो फोकल लेंथ है वो ये है, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये है। मतलब अगर इसका सेंटर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर सेंटर बनेगा इस जगह पर, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए भी ज़रूरी हो जाएगी, देखते रहो कैसे। मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट यहां पर है, और डेंसर मीडियम में लाइट रेज ने जाना है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक लाइट तो दिखा दो ऐसे जाती हुई, ठीक है, फर्स्ट रे। सेकंड रे बिल्कुल सीधी एंटर करा दो, लो ये सेकंड रे है, दिस इज सेकंड रे। सेकंड रे बिल्कुल सीधा जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री पर लाइट बिल्कुल सीधा जाती है, दिस इज सेकंड रे, ठीक है। अब यहां पर इस रे को अगर मैं ढंग से देखूं तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है,
अब मैंने क्या करना है बेटा, इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, जो भी स्फेयर पर या सर्कल पर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हो वो हमेशा सेंटर में से पास होता है, ठीक है। सेंटर थोड़ा सा यहाँ आना चाहिए इसका, अगर सिमेट्री से देखो ये, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए चलो फोकस को भी हटा दो, कोई इसका रोल होगा नहीं इतना, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूँ ओ, अच्छा ओ, तो इसको नाम दे देता हूँ मैं, चलो मान लो इसको नाम दे देते हैं हम ए, और इसको नाम दे देते हैं हम मान लो पी, ठीक है, पी नाम दे देते हैं। अब लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है, तो यहां पर बच्चों नॉर्मल ड्रॉ कर दो। जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे मेक श्योर कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रहा हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पर। अब इस लाइट रे को बेटा रेयर से डेंसर में जाना चाहिए था सीधा, कुछ ऐसे, इस लाइट रे को जाना चाहिए था सीधा, बट क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही है इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और लाइट बेंड होकर ऐसे यहां पर कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी इस जगह पर, और यही आपकी क्या एक दूसरी रिफ्लेक्टेड रे भी जा रही है, तो यानी कि यहां पर एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, ऑब्जेक्ट के लिए इसको ओ लिख लेता हूं, इसको आई इमेज के लिए लिख लेता हूं। अब एक चीज समझना जरा यहां पर बच्चों, यानी कि ये जो होगा ये वाला एंगल, ये आपका क्या होगा, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो किसके बीच में है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। और इसी तरह से ये जो छोटा एंगल बन रहा है यहाँ पर, इसको मैं बोलूँगा एंगल आर। ये एंगल आर का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो नॉर्मल और किसके बीच में है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। दिस इज माय रिफ्रैक्टेड रे। अब हमेशा हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनने वाला एंगल होगा उसको लिखूंगा अल्फा। इमेज और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल को हमेशा क्या लिखूंगा मैं, बीटा, ठीक है। और नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच के एंगल को मैं क्या नाम दूंगा, गामा, ठीक है। मैं आर को थोड़ा सा अलग तरह से बना लेता हूं, ये आर है और ये गामा है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी कि मैं हमेशा एक काम करूंगा कि जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वो होगा अल्फा, जो इमेज एंगल बनाएगी वो क्या होगा, बीटा, और जो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो क्या होगा बच्चों, गामा, ठीक है। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा। इससे मुझे ये पता लगता है कि अगर, अच्छा एक चीज और करो, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां पर गिरा दो इस जगह पर, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, मान लो यार ओ डैश नाम दे देता हूं, और इसको नाम दे देता हूं ओ, ठीक है। आपने एक परपेंडिकुलर नीचे गिरा दिया, और मैं बोल रहा हूं कि यहां, अच्छा ओ तो नाम दे चुके हम पहले भी, इसको फिर आप नाम दे दो, परपेंडिकुलर गिरा है ना, इसको नाम दे दो आप एन, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं यहां पर कि ऑब्जेक्ट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, रेस इधर की तरफ जा रही है ना, इधर सामने की तरफ, यानी कि ये वाले डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, ये वाले नेगेटिव होंगे। तो यहां से, अच्छा इसको ना भी मैं पी से ले लेता हूं डिस्टेंस को, और पी से ही ये सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा आर, और पी से ही जहां पर इमेज बन रही है, यहां पर इमेज बन रही है, तो इस डिस्टेंस को क्या बोला मैंने, वी। तो बच्चों ये रे डायग्राम बनाओ सबसे पहले, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम। अब यहां से मुझे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, वो रिलेशनशिप मैं निकालता हूं कि इस केस में आप ये यू वी कैसे डिटरमाइन करोगे, बिना फोकस के, ना कोई फोकल लेंथ है, कुछ भी नहीं दे रखा आपको। तो ऐसे केसेस में, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के केसेस में हम किस तरह से इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालते हैं वो सीखना है। तो अब ये रे डायग्राम बना सकते हो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। एंगल्स का खास ध्यान रखना, ठीक है। चलो आई होप आपने ये बना लिया होगा। अब सीधा काम पर आते हैं बच्चों। अब सबसे पहले ना यहां पर एक चीज देखो जरा, अगर मैं यहां पर ट्रायंगल्स मार्क करूं, सबसे पहला ट्रायंगल क्या ले रहा हूं मैं, ओ डैश सी आई, यानी कि जिसके अंदर एंगल आर है, एंगल बीटा है, और ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस गामा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर इन ट्रायंगल ओ डैश आई सी, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर एंगल आर प्लस बीटा प्लस 180 माइनस गामा, इट शुड बी इक्वल टू 180। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो सोल्व करा तो क्या है बेटा, आर प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा,
आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा, यहाँ से एंगल आर डिफाइन कर लो, एंगल आर क्या आ गया मतलब गामा माइनस बीटा, ठीक है, एंगल आर क्या आ गया गामा माइनस बीटा। इसको मैंने क्या बोल दिया, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं ये भी बोल सकता था, अगर मैं ऐसे नाम बनाता इसको मैं ये भी बोल सकता था सम ऑफ इंटीरियर एंगल यानी कि आर प्लस बीटा इट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि गामा, ठीक है। अब सेम वे में मुझे एंगल आई निकालना है, तो एंगल आई मुझे निकालना पड़ेगा। देखो ये अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लूँ ये वाला ओ डैश, देखो मेरी फिंगर कहाँ पर है, ओ डैश, ओ और सी, यहाँ से अगर मैं एंगल आई को निकालने की कोशिश करूँ तो एंगल आई क्या आ सकता है, देखिए देखो ना, ये अगर मैं लूँ ओ डैश ओ और सी तो लिख देता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल ओ डैश ओ एंड सी, एंगल अल्फा और एंगल गामा ये इंटीरियर एंगल है और इन दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एंगल आई। अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करूँ 180 माइनस आई प्लस अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, तब भी यही रिजल्ट आएगा। तो बेटर ये है कि आप सीधा सीधा आई की वैल्यू लिख लो, आई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अल्फा प्लस गामा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। मेरा मेन पर्पज सबसे पहले क्या होगा, आर और आई को डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो मैंने वही करा, एंगल आर आ गया गामा माइनस बीटा और एंगल आई क्या आ गया अल्फा प्लस गामा। जस्ट रिमेंबर हमेशा ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल हम लेंगे अल्फा, नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल गामा एंड देन बीटा। से इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इसको इतना करो फिर आगे चलते हैं। चलो इसके बाद अगला काम क्या होगा, देखो अगर आप ये कर लोगे तो बच्चों इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा इन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालना। हमेशा डायग्राम में जब आप देखोगे तो एक कॉमन परपेंडिकुलर ऐसा होगा जिससे ये तीनों एंगल्स निकाले जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ओ डैश एन सी लूँ तो परपेंडिकुलर आ रहा है और गामा आ जाएगा। अगर देखो यहाँ पर मैं बात करूँ ट्रायंगल ओ डैश पी और सी, मतलब ओ डैश एन और सी, आप ये देखो कि ओ डैश एन परपेंडिकुलर से 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 और 3। ध्यान से देखो अपने डायग्राम में, तो ओ डैश एन और सी में अगर मैं सबसे पहले टेन गामा की बात करूं तो टेन गामा क्या आएगा बेटा, परपेंडिकुलर, यानी कि ओ डैश एन डिवाइड बाय बेस कितना है, बेस कितना है एन सी। अब मैं यहां पर एक छोटी सी जम्पशन लेकर चलूंगा कि जो पी और एन है ना वो एक दूसरे के बहुत क्लोज है, पी और एन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट। तो जिससे मैं ये बात लिख सकता हूं कि जो ओ डैश एन है और ये एन सी को क्या लिख दूंगा बेटा पी सी, ठीक है। इस एन सी को मैं क्या लिख रहा हूं पी सी, बिकॉज आई एम टेकिंग कि जो एन सी है वो नियरली इक्वल टू पी सी है इस डायग्राम में, ठीक है। जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और जो ये चीज बन रही है ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के पास है क्योंकि एंगल छोटे छोटे बन रहे हैं, ठीक है। अब सुन, सेम वे में मैं बोल रहा हूं कि ट्रायंगल, जैसे कि आपने एक ट्रायंगल तो डिफाइन कर दिया, अब देखो अगला ट्रायंगल क्या बन रहा है, ओ डैश एन और आई, इसमें क्या आएगा बीटा, तो मैं लिख रहा हूं ट्रायंगल ओ डैश एन और आई, यहां पर क्या आएगा टेन बीटा। टेन बीटा किसके इक्वल आएगा बेटा, ओ डैश एन, परपेंडिकुलर वही रहेगा और इस बार बेस क्या हो जाएगा एन आई, यानी कि ओ डैश एन अपॉन में पी आई, क्योंकि जहां जहां एन है वहां मैं उस पॉइंट को पी लिख सकता हूं, ठीक है। आपने टेन बीटा भी डिफाइन कर दिया, फिर अब हम डिफाइन करेंगे टेन अल्फा, तो टेन अल्फा के लिए क्या लेना पड़ेगा, ओ डैश एन और ओ, इधर वाला ट्रायंगल देखो ये वाला, तो यहां पर आप डिफाइन करो ट्रायंगल ओ डैश एन और ओ लेकर टेन अल्फा जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर तो सबके लिए सेम ही है, ओ डैश एन और बेस क्या हो जाएगा एन ओ, यानी कि ओ डैश बाय एन, इसको मैं एन पी लिख देता हूँ या पी एन लिख देता हूँ, सारे डिस्टेंस आप यहीं से मेजर करोगे ना पी से, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल्स, एंगल्स आर स्मॉल, तो एंगल स्मॉल होने से क्या होगा, यानी कि जो टेन गामा है वो नियरली इक्वल टू गामा है, और गामा की वैल्यू क्या निकाल दी आपने, ओ डैश एन अपॉन में पी सी। जो टेन बीटा है वो नियरली इक्वल टू बीटा है, तो बीटा को क्या लिख दोगे आप, ओ डैश एन अपॉन में पी आई, और जो टेन अल्फा है वो नियरली इक्वल टू अल्फा है, उसको क्या लिख दोगे आप, ओ डैश एन अपॉन में पी एन, ठीक है।
तो आपने ये डिफाइन कर दिया बच्चों। अब आगे की कहानी क्या है? अब आगे की कहानी ये है बच्चों, अगर आप यहाँ से इक्वेशन 1 में वैल्यू डालो तो r की वैल्यू क्या आ रही है? देखो ये सभी वैल्यूज को r मतलब इक्वेशन 1 और 2 में डाल दो, ठीक है। इन सभी वैल्यूज को अगर इक्वेशन 1 और 2 में डाल दो तो देखो यहाँ पर इस स्टेप को ध्यान से देखना जरा, जो एंगल r है वो किसके इक्वल आ रहा है? गामा। गामा क्या है? ओ डैश एन अपॉन में पी सी माइनस बीटा। बीटा कितना है बेटा? ओ डैश एन अपॉन में पी आई, ठीक है। तो ये r को आपने डिफाइन कर लिया यहाँ पर। सेम वे में i की वैल्यू किसके इक्वल है? अल्फा प्लस गामा के इक्वल। तो अल्फा कितना है? ओ डैश एन अपॉन में पी एन। और गामा कितना है? गामा ये रहा प्लस ओ डैश एन अपॉन में पी सी। तो लो जी, ये आपने अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 भी तैयार कर ली, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया बेटा? ट्रायंगल लिए, आई और आर को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली और बैक वैल्यू यहीं पे डाल दी ताकि आपको आर और आई की वैल्यू डिस्टेंसेस की फॉर्म में मिल जाए। इतना स्टेप करो जरा, इसको जरा सा एनालाइज करो, देखो डायग्राम को दोबारा से और फिर आगे चलते हैं। इसको ध्यान से देखो जरा। तो बच्चों ये इतना सब करने के बाद अब बात करेंगे हम स्नेल्स लॉ की। अब देखना जरा, ठीक है। अब इस इंटरफेस लिख रहा हूं यहां पर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ठीक है। n1 साइन आई, लाइट कहां पर है? n1 मीडियम में, तो मैं लिख रहा हूं n1 साइन आई इट शुड बी इक्वल टू, जागा पर ये n2 साइन आर। n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। अब मैंने बोला था कि एंगल छोटे छोटे, तो मैं क्या लिख दूंगा? n1 आई इक्वल्स टू n2 आर। अब आई की वैल्यू क्या है? देखो जरा ध्यान से, तो मैं यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं n1 आई की वैल्यू क्या है बेटा? ओ डैश एन अपॉन में पी एन, साथ में प्लस ओ डैश एन अपॉन में पी सी, ठीक है। इक्वेट करा दो किससे? n2 आर, आर की वैल्यू क्या है? ओ डैश एन अपॉन में पी सी माइनस ओ डैश एन अपॉन में पी आई, ठीक है। अब मुझे सब जगह नजर आ रहा है कि यार ओ डैश एन हर जगह ही ओ डैश एन है, तो इसको हम कॉमन लेकर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जब मैं कैंसिल कर दूंगा तो कहानी ये बचेगी n1 अपॉन में पी एन प्लस n1 अपॉन में पी सी इट शुड बी इक्वल टू n2 अपॉन में पी सी माइनस n2 अपॉन में पी आई। अब बच्चों मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं यहां से, एक बार वैल्यू लिखे जरा। देखो पी आई का मतलब क्या है? पी आई का मतलब कहीं ना कहीं क्या है? वी। पी सी का मतलब क्या है? पी सी का मतलब है बेटा आर। और पी ओ का मतलब क्या है? पी ओ का मतलब है यू, ठीक है। साइन कन्वेंशन के साथ देखो रेस जा रही है इस तरफ, तो यानी कि आर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वी भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव होगा ना। जिस तरफ रेस जाएगी वो तो पॉजिटिव लेंगे हम, है ना, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? यू नेगेटिव। मतलब राइट रेस जा रही है जिस तरफ, वो क्या होगी? डायरेक्शन पॉजिटिव। रेस सारी की सारी इधर की तरफ जा रही है, तो यानी कि ये वाली साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो साइन कन्वेंशन के साथ अब वैल्यू प्लेस करें इसके अंदर n1 अपॉन में pn भाई pn तो कुछ है ही नहीं, गलत लिख दिया हमने कुछ। pn का लिखा है o डैश n, यानी कि i की वैल्यू यानी कि अल्फा कहाँ पर है? pn नहीं आएगा यहाँ पर आएगा no, मतलब PO आएगा यहाँ पर, ठीक है। प्लीज इसको करेक्ट करो, PO चल रहा है यहाँ पर, PO यहाँ पर आएगा PO, ठीक है। और यहाँ पर हाँ PO की वैल्यू माइनस यू। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा? देखो यहाँ पर है n1 बाय PO, यानी कि n1 बाय में माइनस यू प्लस n1 अपॉन में PC का मतलब है प्लस आर, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है? n2 अपॉन में PC यानी कि प्लस आर, और क्या है? माइनस n2 अपॉन में PI का मतलब है प्लस V। तो यहां पर मुझे समझ आ रहा है कि
ये N1 के नीचे भी R है और N2 के नीचे भी R है। तो एक काम करो ना, आप इस वाली टर्म को इधर ले जाओ। जब इस वाली टर्म को इधर लेकर जाओगे, इस वाली टर्म को इधर लेकर जाओगे और इसको इधर ले आओ N2 वाली टर्म को, तो क्या बन जाएगा देखो, N2V पॉजिटिव माइनस N1U इक्वल्स टू N2R माइनस N1 अपॉन में R। इस बात को मैं ये लिख सकता हूं, दोनों का बेस कॉमन ही तो है, इस बात को ये लिख सकता हूं N2 माइनस N1 अपॉन में R। तो यानी कि मेरे पास एक रिलेशन आ गया बच्चों, दिस इज द रिलेशन जिसकी मेरे को तलाश थी, यही मुझे प्रूफ करना था। जब भी लाइट रे N1 से N2 की तरफ जाएगी, जब भी लाइट रे N1 से N2 की तरफ जाएगी, ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में है, इमेज आपकी डेंसर मीडियम में बनेगी, हमेशा ये रिजल्ट वैलिड होगा चाहे कोई मर्जी सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो। इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो मैं इसको ऐसे याद करता हूं, N2 माइनस N1 इक्वल्स टू N2 माइनस N1 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, हो गया रिजल्ट, है ना। जिस मीडियम से लाइट रे जा रही है और जहां पर जा रही है N2 माइनस N1 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तो मुझे ये रिलेशन प्रूफ करना था बच्चों। ये एक ऐसा रिलेशन है जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं किसी भी तरह का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मैं बोल दूं कि इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट है और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू मान लो मैंने दे दी आपको 15, और मैं बोलूँ कि बताओ इमेज कहाँ पर बनेगी, तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार तो डायरेक्ट मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में, प्रूव दैट N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू दिस। तो इसको आप करने का तरीका ये है। अब मैं आपको देखो और भी करके दिखाता हूँ, ऐसे आगे चलते, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, सारे के सारे एक ही तरह से प्रूव होंगे। तो बच्चों अब इसका सेकंड केस करते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का, कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में ही है, लेकिन इस बार इमेज भी रेयर मीडियम में बन रही है। पिछली बार क्या था, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में था, इमेज बन रही थी डेंसर मीडियम में। अब ये सेकंड केस है, देखो रेयर से डेंसर का ही सेकंड केस है, देखो रेयर से डेंसर का ही सेकंड केस है, लेकिन इमेज भी रेयर मीडियम में बनेगी। अब मैंने दोबारा से प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ किया, इस बार ऑब्जेक्ट को मैं बहुत क्लोज रखूंगा इस सरफेस से, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा। क्लोज रखने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर रे को टकराऊंगा इस तरह से, अब देखो एक रे को भेजा मैंने ऐसे सामने की तरफ, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। अब सुन जरा ध्यान से, जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, नॉर्मल को स्केल का यूज कर लेना ड्रॉ करते वक्त बच्चों थोड़ा सा, जैसे मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, ठीक है, चलो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा ध्यान से ये लो कुछ ऐसे। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, लो जी नॉर्मल यहाँ पर कोई कट कर रहा है, अब ये नॉर्मल है परफेक्ट, ठीक है। अब सी रेयर से डेंसर यानी कि N1 से N2 में जाते वक्त लाइट रे विल नॉट गो लाइक दिस, लाइट रे ऐसी तो जाएगी नहीं, ये कहाँ पर बेंड होना प्रेफर करेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट जो है वो थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगी इस तरह से, इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन बेंड हो गई कहाँ पर ऐसे। अब एक चीज समझो जरा, ये वाली रे और ये वाली रे कहीं पर मीट नहीं कर सकती आपस में, इसलिए मैं इसको मीट कराने के लिए क्या ले आऊंगा, बैक एक्सटेंड करूंगा कुछ ऐसे, ठीक है। यानी कि ये वाली जो इंसिडेंट रे है, जो ऐसे मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, और ये वाली रे ये कहीं पर मीट नहीं कर सकती सामने, इसलिए इसको मैंने क्या किया, बैक एक्सटेंड किया। अब समझो जरा बेसिक बातें, ऑब्जेक्ट ये रहा तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, ये नॉर्मल ड्रॉ करा तो ये एंगल क्या हो जाएगा गामा, ठीक है। और ये जो इमेज बन रही है यहां पर, इस एंगल को मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, बीटा। इसको स्केल से बना लेना। सुनो, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल, ये क्या होगा, एंगल आई। ये वाला एंगल क्या होगा, नहीं ये वाला नहीं, ये नीचे वाला, ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल आर, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल्स मार्क कर लो। इसको मैं क्या बोल रहा था, पोल। यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर दो, दोबारा से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो इसको बोल दो ओ डैश, ठीक है। अब सुन जरा ध्यान से, यानी कि ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस बार आर, अरे ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर। इसी तरह से ही जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या होगा यू, और जो ये वाला डिस्टेंस है वो क्या होगा वी। यू और वी दोनों के दोनों लेफ्ट साइड पर है,
दोनों के दोनों देखो, जहां पर ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन रही है, ठीक है। अब एक्चुअली रिफ्रैक्शन के बाद इमेज नहीं बन रही है, तो यार ये जो इमेज बनी ना यहाँ पर, ये इमेज कौन सी है, इस बार वर्चुअल इमेज है। ये वर्चुअल इमेज बनने का एक लॉजिक है छोटा सा, कि आपने कन्वेक्स के बहुत पास रख दिया ऑब्जेक्ट, ये शायद ये कंडीशन बन चुकी है जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की कंडीशन है ना। तो ऑब्जेक्ट को पास लेकर जाओगे तो इमेज वर्चुअल हो जाएगी, इसको दूर कर दूंगा तो इमेज वहीं पर बनती जहां पर पहले बन रही थी। अब इसके लिए भी आपने क्या करना है बच्चों, इसके लिए भी आपने वही रे डायग्राम्स यूज, अपना एंगल्स निकालने। देखो अब आपका परम धर्म क्या है, सबसे पहले आप एंगल आई को डिफाइन करो। भाई एंगल आई देखो ये रहा यहां पर। अब मुझे पता है कि ये जो एंगल आई है ये अल्फा प्लस गामा से मिलकर ही बना है। एंगल आई किससे मिलकर बना है, अल्फा प्लस गामा से मिलकर बना। देखो तो एंगल आई की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस गामा, फर्स्ट इक्वेशन। क्योंकि एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल और अल्फा और आर क्या है, अल्फा और गामा क्या है, इंटीरियर एंगल। तो पहली इक्वेशन ये बन गई। एंगल आर किससे मिलकर बना है, और एंगल आर किससे मिलकर बना है भाई, एंगल आर बना है बीटा प्लस गामा से मिलकर। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर जो एंगल आर है वो किससे मिलकर बना है, बीटा और गामा से मिलकर। तो मैं लिख दूंगा यहां पर एंगल आर विल बी व्हाट, बीटा प्लस, एंगल आर को लिख दूंगा मैं क्या, बीटा प्लस गामा। इस ट्रायंगल को देखो, सबसे बड़े ट्रायंगल को, ये रहा गामा, ये रहा बीटा और ये रहा एक्सटीरियर एंगल आर। इसके बाद आई और आर को डिफाइन कर लोगे। अब अगला काम क्या होगा बेटा, बीटा की वैल्यू क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वैल्यूज, मैं वो ट्रायंगल की तरह नहीं कर रहा अभी। देखो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ओ डैश अपॉन में, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को ले रहा हूं मैं वी। देखो ये ओ डैश आई है, लेकिन नियरली इक्वल टू मैं क्या ले रहा हूं, देखो ओ डैश ओ है ना, मतलब ओ डैश है यहां पर। देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इट इज पी आई, क्योंकि पी एंड ओ डैश आर वेरी क्लोज। तो बीटा की वैल्यू क्या डिफाइन कर दी मैंने यहां पर बच्चों, बीटा की वैल्यू आ गई क्या, परपेंडिकुलर ओ डैश डिवाइड बाय बेस कितना है, वी। तो बीटा डिफाइन हो गया। अभी साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे, अभी कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे। फिर गामा डिफाइन करो, गामा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ओ डैश डिवाइड बाय, इसको हम एन नाम दे दे, ओ डैश एन, और ओ डैश को मैं पी भी लिख सकता हूं यहां पर। तो क्या हो जाएगा ये ओ डैश अपॉन में पी एन, यानी कि जो गामा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, ओ डैश अपॉन में आर, ठीक है। उसके बाद बीटा हो गया, गामा हो गया। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा ये रहा, अल्फा ये रहा, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, ओ डैश अपॉन में यू, ठीक है। वैसे एक बात बोलूं, आप जैसे मर्जी रिफ्रैक्शन वाले केस कर लेना, हर जगह बीटा अल्फा गामा की वैल्यू यही आएगी। बीटा हमेशा डिवाइड बाय वी होगा, गामा हमेशा डिवाइड बाय आर होगा, और अल्फा हमेशा डिवाइड बाय यू होगा। इस बात को भी कंसीडर कर लेना, ठीक है। हमेशा बीटा के साथ वी आएगा, अल्फा के साथ यू आएगा और गामा के साथ आर आएगा, चाहे कोई मुझे डेरिवेशन कर लो। ये डिफाइन करने के बाद आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए आई बन जाएगा अल्फा, अल्फा कितना है, ओ डैश अपॉन में यू प्लस गामा, यानी कि ओ डैश अपॉन में पी एन कितना है, आर, ठीक है। इसी तरह से जो आर की वैल्यू आएगी, आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, बीटा ओ डैश अपॉन में वी प्लस गामा, गामा कितना है, ओ डैश अपॉन में आर, ठीक है। तो मैंने यहां पर आई और आर को डिफाइन कर लिया बच्चों। अगला काम होता है स्नेल्स लॉ लगाना, तो स्नेल्स लॉ लगा दो। जब आप स्नेल्स लॉ लगाते हो बच्चों, इसके अंदर आप क्या लिखोगे, n1 इंटू साइन आई, इट शुड बी इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। एंगल छोटे छोटे हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं n1 आई इक्वल्स टू n2 आर। आई की वैल्यू भी पता है और आपको आर की वैल्यू भी पता है, तो उसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं। देखो इससे आगे यहां पर कर रहा हूं मैं, n1 आई की वैल्यू कितनी, अच्छा एक काम करो, ओ डैश कॉमन ले लो यार, पहले ही ओ डैश सब में से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1/u प्लस 1/r बचा अंदर, ठीक है। सामने क्या है, यहाँ पर n2 है और r की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ भी ओ डैश को कॉमन ले लो पहले, अंदर क्या बचा, 1/v प्लस 1/r बचा, ओ डैश उड़ा दे भाई। अब इसके बाद क्या लेना, साइन कन्वेंशन। इस बार मुझे लग रहा है कि
U और V दोनों के दोनों नेगेटिव और R पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ये कहाँ पर है, रेस जा रही है सामने की तरफ, तो यानी कि ये वाली साइड पॉजिटिव ये नेगेटिव, U और V दोनों को नेगेटिव लिखना है। तो यार ये बन जाएगा कुछ ऐसे, N1 बाय माइनस यू प्लस N1 बाय पॉजिटिव R। ठीक है बात, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस N2 बाय V और प्लस N2 बाय R। R वाले टर्म्स एक साइड कर दे, जब एक साइड करेगा तो क्या बनेगा देख, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आ, तो ये बन जाएगा N2V पॉजिटिव माइनस N1U, सामने क्या आ रहा है N2 माइनस N1 अपॉन में R आ रहा है। देख जरा रिजल्ट, ये रिजल्ट तो वही आ गया जो पहले था। जब भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होगा, रेज डेंसर की तरफ जाएगी, रिजल्ट सेम रहेगा, N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, रिजल्ट इज स्टिल सेम, डजेंट मैटर की इमेज कहां पर बन रही है। हाँ, इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डेंसर में रख दूंगा और इमेज लोकेट करने की कोशिश करूंगा तो रिजल्ट रिवर्स हो जाएगा, तब हो जाएगा N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तो जब भी ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रहेगा, रिजल्ट आपका सेम रहेगा बच्चों, चाहे किसी भी तरह का रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो। ठीक है, इसको जल्दी नोट डाउन करो। देखो तरीका वही है, हर जगह पहले क्या करना है, आई आर और डिफाइन करो अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, अल्फा बीटा गामा निकालो, एक ही परपेंडिकुलर का यूज करके, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। ठीक है, और फिर स्नेल्स लॉ में डाल के उसको प्रूफ कर दो, करो इसको जल्दी, बिल्कुल इजी है ये। रिफ्रैक्टिंग सरफेस कोई एक सीख लो, सारे हो जाएंगे। तो बच्चों सिचुएशन को घुमा दो जरा, इस बार रिफ्रैक्टिंग सरफेस कन्वेक्स ही है, ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा है, डेंसर मीडियम में। ये डेंसर मीडियम बना दिया मैंने, यहां पर ये बाउंड्रीज बना देता हूं इसकी, दिस इज डेंसर मीडियम। ठीक है, एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ऑब्जेक्ट यहां पर कहीं पड़ा है। ठीक है, और इमेज कैसी बननी चाहिए, रियल इमेज का मतलब है कि भाई ऑब्जेक्ट से रेज निकाल दो, वैसे 90 डिग्री पर गिरेगी तो सीधी सीधी जाएगी रेज ऐसे, है ना। अब यहां से एक दूसरी रे निकालो, मान लो यहां पर बच गई वो, डेंसर से रेयर। अच्छा नॉर्मल भी तो ड्रॉ करना है भाई, नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल इधर ड्रॉ होगा कि इधर ड्रॉ होगा, क्योंकि सेंटर यहां पर बनेगा इसका, है ना। तो नॉर्मल ड्रॉ करो, जब नॉर्मल ड्रॉ करोगे कुछ ऐसे, यहां पर कट कर रहा है तो नॉर्मल वाला एंगल क्या होता है, गामा, ऑब्जेक्ट वाला अल्फा। ठीक है, इस रे को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इट विल बेंड अवे फ्रॉम डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से रेयर में जाते हुए वो क्या होते हैं, नॉर्मल से दूर की तरफ, तो ये कहीं दूर जाकर यहां पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस। तो इसका मतलब जो ये अंदर वाला एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये वाला, ये एंगल अंदर वाला क्या होगा बेटा, एंगल आई। ये पूरा बड़े वाला एंगल क्या होगा इस बार, एंगल आर। और जहां पर इमेज बनेगी वो क्या होगा, एंगल बीटा। ये क्या आपके पास पी, और यहां से आप हमेशा की तरह क्या कर दोगे, हमेशा की तरह एक परपेंडिकुलर गिरा दो, इसको नाम दे दो ओ और इसको नाम दे दो ओ डैश। यानी कि इस बार ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बेटा, वी, इमेज डिस्टेंस, इमेज वहां पर बन रही है, ये क्या होगा आपका एफ ओ आर, क्योंकि ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या होगा यू। ठीक है, कहानी में कुछ भी चेंज नहीं किया, जो अब तक मैं करता आ रहा था वही अब दोबारा करूंगा, वही अब तक दोबारा करूंगा। अब मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि सबसे पहले तो आई और आर को डिफाइन करो। देखो एंगल आई ये रहा, गामा ये रहा और अल्फा ये रहा, एक ही ट्रायंगल का पार्ट है। मेरे को लगता है कि आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा है, इंटीरियर एंगल। देखो जरा ध्यान से, एंगल आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा, या ऐसे लिख दूं एंगल आई प्लस अल्फा प्लस 180 माइनस गामा इज इक्वल टू 180, तब भी बात वही आएगी। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ओ ओ और ओ डैश, या लिख लो ट्रायंगल ओ ओ ओ ओ डैश। अच्छा यहां पर दो बार ओ हो गया क्या, तो एक काम कर, इसको नाम दे दे तू बेटा, क्या नाम देगा इसको, कुछ भी नाम दे दे, एक्स नाम दे दे, एक्स ओ। तो ट्रायंगल एक्स ओ और ओ डैश, इस ट्रायंगल से मुझे पता लगा कि जो एंगल आई प्लस अल्फा का सम है वो गामा के इक्वल होगा, यानी कि एंगल आई किसके इक्वल आ गया, गामा माइनस अल्फा के इक्वल आ गया। पहला रिलेशन तो ढूंढ लिया मैंने। अब ऐसे ही आर के लिए ढूंढे, आर ये बन रहा है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये देखो यहाँ पर ये 180 माइनस आर बन रहा है ना, तो गामा प्लस बीटा एक्स सी और आई,
ट्रायंगल एक्स सी और आई, मुझे लग रहा है कि गामा प्लस बीटा एंगल आर बनाएंगे, तो मैं लिख दूंगा यहां पर एंगल आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। डायरेक्ट रिलेशन मिल गया ये भी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। आगे चले इससे। अब इतना करने के बाद अगला काम क्या होता है, अल्फा बीटा गामा को डिफाइन करना। तो यार मैं ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बार बार ना करके थोड़ा वक्त को सेव करते हुए मैं सीधा लिख रहा हूँ कि जो अल्फा होगा वो क्या होगा हमेशा एक्स ओ डैश अपॉन में यू, जो बीटा होगा वो क्या होगा कॉमन परपेंडिकुलर एक्स ओ डैश अपॉन में वी। सेम वे में जो गामा होगा वो क्या होगा एक्स ओ डैश अपॉन में आर। कभी मर्जी किसी मर्जी ट्रायंगल में देख लो, बस साइन का फर्क आएगा। साइन अब चेंज कर देंगे। देखो साइन कन्वेंशन के साथ अगर इसको लिखूं, साइन कन्वेंशन के साथ क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओ डैश, यू क्या लेना है नेगेटिव लेफ्ट साइड, या बोल दो कि ऑब्जेक्ट से रेज इधर की तरफ जा रही है, तो लिख दूंगा मैं माइनस यू। बीटा को क्या लिख दूंगा एक्स ओ डैश अपॉन में, इमेज यहां पर बन रही है तो प्लस वी। देख लो हमने क्या लिया है कि यहाँ पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ से रेस जा रही है सामने की तरफ, यानी कि सामने वाला जो साइड होगा, यानी कि इधर वाले सारे डिस्टेंस क्या लिए जाएंगे पॉजिटिव लिए जाएंगे, राइट। और यहाँ पर गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, गामा को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर एक्स ओ डैश अपॉन में माइनस आर, ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों, फिर आगे चलते हैं। इतना करने के बाद अगला काम क्या होता है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना। तो कर दो स्नेल्स लॉ अप्लाई। देखो n2 साइन आई, इस बार n2 के साथ साइन आई होगा ना, n2 साइन आई इक्वल्स टू n1 साइन आर, n1 में जा रही है साइन आर, ठीक है। यहां पर ये बात तो पता ही होगी n2 ग्रेटर देन n1 है ना, बताने की जरूरत नहीं है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n2 आई इज इक्वल टू n1 आर n2। अच्छा आई की वैल्यू, अब आई की वैल्यू क्या होगी, गामा माइनस अल्फा। चल इसको ऐसे लिख देता हूँ, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n1। n1 की वैल्यू क्या है भाई इस बार, मतलब r की वैल्यू क्या है, r को यार ऐसे बना लेता हूँ, r की वैल्यू क्या आ रही है इस बार, गामा प्लस बीटा, ठीक है। वैल्यू डालें इनकी, देखो जो वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा n2। गामा की वैल्यू बेटा, गामा की वैल्यू वो रही यार, सब में से देख एक्सो डैश तो कैंसिल हो जाएगा, तो मैं बाहर ही लिख देता हूँ कॉमन लेकर, एक्सो डैश बाहर है, यानी कि 1 बाय में माइनस आर, फिर माइनस का साइन। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई, 1 बाय में माइनस यू, डब्बा बंद, सामने एक्सो डैश, फिर क्या आएगा n1। गामा की वैल्यू दोबारा, गामा की वैल्यू -1 बाय में आर, और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई, बीटा की वैल्यू है 1 बाय में वी, ठीक है। एक्सो डैश से एक्सो डैश उड़ा दो तो क्या आएगा ये -n2 बाय आर प्लस n2 बाय यू। सोल्व करो, कैलकुलेशन अपने एंड पर देखते रहो साथ साथ, -n1 बाय आर और प्लस n1 बाय में v। अब अगर मैं इस सिचुएशन को ढंग से एनालाइज करूं तो इस बार अगर मैं n2r को उधर ले जाऊं, n2r को उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, n2r पॉजिटिव माइनस n1r, ऐसा आ रहा है। अगर n2r को ले जाऊं तो n2r पॉजिटिव माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर क्या है n2 बाय u, और इधर क्या आ जाएगा -n1 बाय v। तो मुझे कुछ रिजल्ट ऐसा मिल रहा है, एक बार कैलकुलेशन देख लो जरा, फिर हम इसको आगे चलते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने एक रिलेशन डेवलप कर दिया n2 माइनस। अच्छा अब ना यहां पर आप चाहो तो दोनों साइड नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं मान लो लेफ्ट हैंड साइड में से नेगेटिव साइन कॉमन लूं तो ये सिचुएशन क्या बन जाएगी, n1 बाय वी -n2 बाय यू। ध्यान से देखना जरा, मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, कॉमन ले लिया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव।
सामने भी ऐसे ही करा, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, n1/r माइनस n2/r। अब आप बोलोगे सर आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो, मैं बताता हूं ताकि आप वो ट्रिक को यहां पर भी फॉलो कर सको। अब यहां पर देखो क्या बन रहा है, लाइट n2 से n1 जा रही है लेकिन डेंसर से रेयर का केस है, तो मैं बोलूंगा देखो जहां पर लाइट जा रही है उसको पहले लिखा n1 माइनस n2, n1 माइनस n2, बात वैलिड होगी भाई साहब, वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। पिछली बार मैंने क्या बोला था, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अब क्या बोल रहा हूं, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से आप डेंसर वाला केस भी कर सकते हो। सब जगह कहानी सेम है भैया, इसको जल्दी से लिखो फिर आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आज फोर्थ केस जो करेंगे वो करेंगे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस को लेकर। हमने भी कन्वेक्स के 3 केसेस किए। कन्वेक्स के 3 केसेस में क्या था कि ऑब्जेक्ट 2 केस में तो रेयर मीडियम में था, एक बार उसने रियल इमेज बनाई, एक बार उसने वर्चुअल इमेज बनाई, फिर हमने ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा, ठीक है, तो रिजल्ट रिवर्स होके मिला अपने को। अब मैं पहला केस कनकेव से करवा रहा हूं आपको कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में। अब कनकेव एक बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस में बना के दे देता हूं आपको। ये डायग्राम को ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। दिस इज अ कनकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कुछ ऐसे। यहां पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी कुछ ऐसे, ठीक है। मैं बिना स्केल के मतलब ये बना रहा हूं, तो थोड़ा सा आप स्केल का यूज ही करना। मान लो कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर पड़ा है बच्चों। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कनकेव कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता होता है ना, ये बात आपको पहले भी पता है, लेंस के केस में भी अपने पड़ी थी। एक रे को सीधा भेज दो, ठीक है, यहां से रे को इंसिडेंट कराया आपने, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। रे को इंसिडेंट कराया, ये एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों n2, ठीक है। अब यहां पर नॉर्मल कहां पर ड्रॉ करना है, सर्कल के अंदर की तरफ। देखो ये सर्कल मतलब जो सफेद अगर बनता तो नॉर्मल की मतलब सेंटर अंदर की तरफ होता ना, तो नॉर्मल हमने अंदर की तरफ ड्रॉ करना है। तो जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा बच्चों, ये नॉर्मल नहीं है, सॉरी, 90 डिग्री जैसा लगना चाहिए नॉर्मल, तो कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से नॉर्मल ड्रॉ होगा। रेयर से डेंसर जाते वक्त लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल। सोचो, लाइट विल बेंड, रेयर से डेंसर, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी, कुछ ऐसे। अब ये 2 रेज यहां तो कहीं मीट कर नहीं सकती, लेकिन इसको अगर मैं बैक एक्सटेंड करता हूं, तो ये यहां पर कट करेगी इस जगह पर, तो यानी कि यहां पर मेरी इमेज बनेगी और ये मेरा क्या है, सेंटर। इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, कितना ज़्यादा इसमें छोटे छोटे एंगल्स बन रहे हैं, तो इन एंगल्स का ध्यान रखना। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर इन एंगल्स को तो मैं मार्क कर ही देता हूँ। इमेज का एंगल क्या लेते हैं बेटा हम, बीटा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, गामा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, ये पूरा एंगल जो है, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल आई। सेम वे में ये वाला एंगल रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच का, ये हो जाएगा एंगल आर, और इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। इस फिगर को ध्यान से देखो और इसको बनाओ प्लीज। इस फिगर को ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं क्लोज व्यू में दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले डायग्राम को बनाओ। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसको। देखो डायग्राम बिल्कुल क्लोज व्यू में नजर आ रहा है आपको। इजी हम ऐसे कर देते हैं कि बेटा यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो ऐसे, जैसे कि अब तक करते आ रहे थे। ये पॉइंट पी, इसको ओ डैश बोल देता हूँ, ये मान लो वही एक्स। हमारा पहला काम क्या होता है बच्चों, एंगल आई और एंगल आर को डिफाइन करो। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पर। जब इसमें आप एंगल आई को सोल्व करोगे तो एंगल आई जो आएगा गामा माइनस अल्फा आएगा। देखिए ये पूरा एंगल आई, ये पूरा एंगल आई और ये अल्फा, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, गामा। देखिए यहाँ पर देखो, ये ऑब्जेक्ट ओ, ये आई और ये सी, ट्रायंगल ओ एक्स सी में, ओ एक्स सी में मुझे नजर आ रहा है कि जो एंगल आई है प्लस एंगल अल्फा है, ये किसके इक्वल, एक्सटीरियर एंगल गामा के इक्वल। तो आई क्या आ गया बेटा, गामा माइनस अल्फा आ गया, जैसा कि मैं बोल भी रहा था आपको, एंगल आई गामा माइनस अल्फा आ गया। चलो इसी तरह से एंगल आर देखिए, एंगल आर ये रहा,
एंगल आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? एक्स आई सी, ट्रायंगल एक्स आई सी। एक्स आई सी, एक्स आई सी में क्या है? आर प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? गामा आ गया। तो यानी कि जो एंगल आर होगा वो क्या होगा बच्चों? गामा माइनस बीटा, है ना। ट्रायंगल में आपने देख लिया गामा माइनस बीटा आ रहा है। इसके बाद जब आप ये बना लोगे बच्चों, ठीक है, हमारा अगला स्टेप आपको पता ही क्या होगा। हमारा अगला स्टेप यह होता है कि एंगल अल्फा किसके इक्वल होगा? एंगल अल्फा होगा एक्स ओ डैश अपॉन में यू के इक्वल, है ना। एंगल बीटा किसके इक्वल होगा? एक्स ओ डैश अपॉन में वी के इक्वल। और एंगल गामा किसके इक्वल होगा? एक्स ओ डैश अपॉन में आर के इक्वल। विदाउट साइन कन्वेंशन बात कर रहा हूं अभी मैं, है ना, विदाउट साइन कन्वेंशन, ये बात आ गई। उसके बाद आपको पता है कि स्नेल्स लॉ लगाना है। n1 साइन, देखो n1 साइन आई इट शुड बी इक्वल टू n2 साइन आर। अगला काम क्या है? n1 आई इक्वल्स टू n2 आर। अगला काम क्या है यार? वैल्यू निकाल दो। n1 आई की वैल्यू क्या है? गामा माइनस अल्फा। और n2 की वैल्यू क्या है? गामा माइनस बीटा। ये अल्फा बीटा गामा सारी वैल्यूज आपके सामने ही तो है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसको प्लीज आप खुद से सोल्व करना। अगला काम खुद से सोल्व करना, जो इसका एंड रिजल्ट आएगा। देखो एंड रिजल्ट यही है, रेज n1 से n2 की तरफ जा रही है ना। n1 से n2 की तरफ जा रही है रेज। तो मैं देखो क्या लिख रहा हूं, जहां पर जा रही है उसको पहले लिखना है हमेशा, है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। इसका रिजल्ट भी यही आएगा, आप चेक कर सकते हो। साइन कन्वेंशन आपको यहीं पे बता देता हूं मैं। सारे के सारे डिस्टेंस जो है वो लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, रे सामने की तरफ जा रही है, यानी कि सभी की सभी वैल्यूज क्या आएगी? नेगेटिव। यानी कि इसको मैं माइनस यू लिखूंगा, माइनस वी लिखूंगा और माइनस आर लिखूंगा, राइट। आप इसके अकॉर्डिंग चलो, वैल्यूज को डालो, जैसे अभी तक एक्सप्रेशन किया, आपका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। अगर यही ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा तो रिजल्ट क्या आएगा? n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। तो पहले आप इसको प्लीज डायग्राम को ढंग से एनालाइज करो और इसको एज इट इज प्रूव करो। फिर अगले केस की तरफ चलते हैं जो आखिरी केस है। तो बच्चों अगला केस करते हैं जरा। अगला केस देखो क्या होगा। इस बार ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं? डेंसर मीडियम में। सरफेस क्या है? कनकेव। यानी कि कनकेव में 2 केसेस बन रहे हैं, कन्वेक्स में 3 केसेस बन रहे थे, ठीक है। तो कनकेव में ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया यहां पर, रेस गई इधर ऐसे। ये मेरा क्या है इस बार? n2 और ये कहां पर है? n1। और मैं बेटा फाइनल रिजल्ट बता सकता हूं आपको, जहां पर जा रही है और जहां से जा रही है, n1 माइनस n2 इक्वल्स टू n1 माइनस n2 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। ये रिजल्ट आएगा इसका, देखते बता दिया मैंने। ऑप्टिक्स में सबसे अच्छी बात यह कि कभी आपका न्यूमेरिकल और डेरिवेशन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आपको एंड रिजल्ट पता होगा हमेशा। अब देख, एक रे को तो भेज दे तू ऐसे, एक को भेज दे ऐसे, इस तरह से। ये सीधी जाएगी, ये अब देख कहां पर जाएगी। अब यहां पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेगा, देख नॉर्मल कहां पर ड्रॉ होगा? इस तरफ ड्रॉ होगा, जहां पर सेंटर मिलेगा तेरे को। तो जब नॉर्मल ड्रॉ करेगा तो नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा। ये नॉर्मल जैसा लगना चाहिए, एंगल देख लो 90 डिग्री होना चाहिए, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहां पर कट कर रहा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? गामा। इस रे को जाना चाहिए था सीधा, इस रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधी ना जाकर डेंसर से रेयर में जा रही है। इट विल बेंड मोर अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ऐसे जाना चाहिए था इसको, लेकिन ये कुछ ऐसे चली जाएगी। और जब ये ऐसे जाएगी, ये वाली रे और ये वाली रे कभी मिल तो सकती नहीं, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? बैक एक्सटेंड करेंगे यहाँ पर, इसको पीछे की तरफ खींच लो, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चों? बीटा, ये गामा। अब देख, ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, ये क्या हो जाएगा? एंगल आई। और इसी तरह से ही नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल आर। देख पा रहे हो? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर, यानी कि बड़ा एंगल, ठीक है। अब यहां पर मेरा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या? एंगल आई क्या होगा यार? एंगल आई देखना, नेमिंग भी कर देता हूं यार। नेमिंग में क्या, या परपेंडिकुलर तो गिराओ पहले हमेशा की तरह। ये पॉइंट P, इसको O डैश और इसको X बोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पर मुझे समझ आ रहा है कि XO और ये क्या होता है यहां पर C, XOC। ट्रायंगल कौन सा लिया बेटा मैंने यहां पर? इन ट्रायंगल XOC,
पूरे बड़े वाला ट्रायंगल। यहाँ पर ये एंगल क्या है, अल्फा, ऑब्जेक्ट के साथ वाला, तो अल्फा प्लस गामा इज मेकिंग दिस एक्सटीरियर एंगल आई। तो मैं लिख देता हूँ जो एंगल आई है बेटा वो किसके इक्वल है, अल्फा प्लस गामा के इक्वल है। लो जी एंगल आई निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, इन ट्रायंगल एंगल आर ढूंढे, किसका पार्ट बन रहा है, एंगल आर बन रहा है एक्स आई और सी का। एंगल आर जो है एक्स आई सी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो यानी कि मैं लिख दूंगा बेटा बीटा प्लस गामा इज बेसिकली इक्वल टू आर। तो लो जी आपने आर और आई डिफाइन कर लिया। हमेशा से हम यही काम करते हैं और मैंने कुछ नया नहीं किया अब तक, ठीक है। एक आ गया अल्फा प्लस गामा और एक आ गया बीटा प्लस गामा। उसके बाद का काम क्या है, अल्फा की वैल्यू बेटा एक्स अपॉन एक्स ओ डैश अपॉन में सीधा सीधा लिख दो यार यू, बीटा एक्स ओ डैश बाय वी, गामा एक्स ओ डैश अपॉन में आर। अगला काम क्या, साइन कन्वेंशन देख लो, रेस जा रही है इधर की तरफ, इस बार जो आर होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस बार आर को क्या लेना है, पॉजिटिव। रेस कहाँ पर जा रही है, इधर की तरफ, ये क्या होगा वी और ये क्या होगा यू। तो यानी कि साइन कन्वेंशन अगर यहीं पे पुट कर दूं, टेकिंग साइन कन्वेंशन, दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड बी नेगेटिव, दिस शुड बी पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन ले लो भैया। अब इसके बाद अगला काम क्या करता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहाँ से देख, n2 साइन आई, यहां से रे वहां पर जा रही है, तो स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो n2 साइन आई इट शुड बी इक्वल टू n1 साइन आर, ठीक है। एंगल छोटा है तो n2 आई इक्वल्स टू n1 आर। अरे यार देखना, जब तू आई की वैल्यू डालेगा तो क्या आएगा, अल्फा प्लस गामा, और यहाँ पर जब n1 आर की वैल्यू डालेगा तो आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, अरे आर को मैं आर जैसा लगा देता हूँ यहाँ पर ऐसे, जब आर की वैल्यू डालेगा तो क्या आएगी, बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यूज डालने और एक्स ओ डैश को कैंसिल कर दियो यार, एंड रिजल्ट क्या आएगा, एंड रिजल्ट ये आएगा n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 वेरी अर्जेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपसे ये दोनों डेरिवेशन हो जाए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज मैसेज टाइप कर देना, वी हैव डन इट सर, ठीक है। अगर आपसे ये दोनों डेरिवेशन हो जाए, जो मैंने सारा कुछ आपको स्टेप्स बनाकर दे दिए, आपको सिर्फ एक कमेंट बॉक्स में यही आंसर करना है, वी हैव डन इट सर। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों ये 5 डेरिवेशंस मतलब 5 केसेस बनते हैं, और हम पेपर में देखो मैं कराने को आपको ना सिर्फ ये 2 चीजों में खत्म करा सकता था कि ऑब्जेक्ट रेरर में है और डेंसर की तरफ रेस जा रही है, या ऑब्जेक्ट डेंसर में रेरर की तरफ रेस जा रही है, लेकिन मैंने आपको 5 केस करा दिए। ज्यादा क्या हुआ, लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन एटलीस्ट अगर पेपर में कोई भी केस पर्टिकुलर पूछ लिया, मान लो मैं पेपर बनाता हूं और पेपर में क्वेश्चन डाल देता हूं कि ड्राइव द एक्सप्रेशन n1 माइनस n2 वी यू आर, ये सब कुछ, इफ सरफेस इज कनकेव एंड इमेज इज फॉर्मिंग वर्चुअल, राइट। तो मैं कोई पर्टिकुलर केस दे दूंगा तो आपके लिए चैलेंज आ जाएगा, इसलिए मैंने सारे तरह से आपको केसेस बनाकर दे दिए बच्चों। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल रहेगा, ये 5 डेरिवेशंस को डाइजेस्ट करो, और अगले लेक्चर में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल, जितने भी न्यूमेरिकल बन पाएंगे पॉसिबल सारे न्यूमेरिकल इस पर करेंगे। बट हाँ, अगर मैं पिछले 10 साल का एनालिसिस करूं तो कम से कम 4 से 5 बार इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बने, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है, प्रिज्म फॉर्मूला, और उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, लेंस फॉर्मूला, और उससे थोड़ा सा कम ये बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, और ये लास्ट की जो 2 डेरिवेशन है इनका एंड रिजल्ट आपने निकालना है और आपको कमेंट में मुझे आंसर करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो रहेगी न्यूमेरिकल लोडेड और सेम टॉपिक पर रहेगी, इसलिए नोट्स को अच्छे से बना लेना।